जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का गुरुकुल कैंपस ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे इतिहास की दुनिया भाग 2 का पहला चैप्टर जिसका नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद। पिछले क्लास का थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि राष्ट्रवाद क्या है और सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना का उजागर किस देश में हुआ, तो थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में एकता का भाव प्रकट करता है। इसमें कोई धर्म विशेष की जो प्राथमिकता नहीं होती है। इसमें सर्वधर्म समभाव का क्या किया जाता है, इस विचारधारा को लेकर के लोग इसमें काम करते हैं। ठीक है, और हम बताए थे कि जो ये विचारधारा, सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना जो है फ्रांसीसियों में आया। कारण क्या था? कारण था कि अमेरिका में भी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तो उस आंदोलन में जो है फ्रांस जो है अमेरिका का सपोर्ट कर रहा था और अमेरिका की तरफ से लड़ रहा था। और लुईस 16वां जो था कि नेतृत्व कर रहा था, उसके नेतृत्व में एक सैन्य अधिकारी अमेरिका में काम कर रहा था जिसका नाम था लिफायते। लिफायते के नेतृत्व में अमेरिका का जो था क्रांति हुआ। और उसमें से जब सैनिक लोग 89 में जब लौट करके आते हैं तो देखते हैं कि अमेरिका में स्वतंत्रता था, समानता था, इस तरह की भावना को देखने को मिलता है। और वही सैनिक लोग मिल करके आकर के फ्रांस में क्रांति को क्या करते हैं, उजागर करते हैं और फ्रांस की क्रांति होना प्रारंभ हो जाता है और राजा के खिलाफ आवाज़ उठना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो सब बात तो हम देख लिए थे। आज चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर 1789 की फ्रांस की क्रांति। पिछला क्लास हमने देखा था कि 1789 की फ्रांस की क्रांति होने का कारण क्या था। कारण था कि वहाँ का जो राजा था निरंकुश था। निरंकुश राजतंत्र में एक कथन हम कहे थे कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, प्रजा बोली रात है, पर यह सुबह सुबह की बात है। अगर यह वाली धारणा अगर कहीं आपको देखने को मिलता है तो इस तरह का व्यवस्था जो है निरंकुश राजतंत्र कहलाता है। तो आज हम चलते हैं 1789 की फ्रांस की क्रांति हम लोग समाप्त कर चुके थे, तो आज चलते हैं उसके आगे। और उसके बाद हम पढ़ाए थे रॉबस्पियर के बारे में। रॉबस्पियर जो है कि 14 महीना के शासनकाल में 17,000 लोगों को फांसी का सजा दिया था, जो कि हम पिछले क्लास में 17 महीना शायद बोल दिए थे। ठीक है, तो 14 महीना कर लीजिएगा। वहाँ पर 14 महीना के शासनकाल में 17,000 लोगों को फांसी का सजा दिया गया था। अब देखिए, और नेपोलियन बोनापार्ट क्या बनता है, अब वहाँ का शासक बन गया था। यहाँ तक हम बात कर लिए थे। नेपोलियन बोनापार्ट तो शासक बनता है और वहाँ पर जो है लोगों को स्वतंत्रता देता है, समानता देता है और बंधुत्व की भावना को जागृत करता है। और इस कारण नेपोलियन बोनापार्ट जो है कि अगल बगल के अन्य देशों में भी वो छा जाता है और वहाँ से उसको लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कहता जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक बना तब उसने नारा दिया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा देते हुए नेपोलियन बोनापार्ट जो यूरोप के अधिकांश देशों पर क्या कर लिया था, शासन कर लिया था। यूरोप के अधिकांश देश पर जब यह स्वतंत्रता समानता को लागू करने की कोशिश किया फ्रांस में, तब यूरोप के जो था अन्य देश के लोग भी नेपोलियन को कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी इस तरह का व्यवस्था लागू करवा दीजिए। हमारे यहाँ का भी शासक क्या है, निरंकुश है, और हम लोग का भी इस तरह का अधिकार मिले ताकि हम लोग भी अमन चैन से जीवन यापन कर सके। नेपोलियन जाता है, अनेक देशों में जाता है और वहाँ पर क्या करता है, इस चीज़ को लागू करता है। तो वहीं के लोग जो है नेपोलियन का विरोध करना शुरू कर देते हैं। स्वतंत्र कौन? हम। समानता किसके अंदर होगा? तो हम लोगों के अंदर होगा। और बंधुत्व तो कौन रहेगा? हम लोग ना। तुम क्या कर रहे हो? और नेपोलियन को इस तरह से अन्य यूरोप के देशों से उनको बहिष्कार करना शुरू कर दिया गया और धीरे धीरे नेपोलियन कमज़ोर होते गया। और वही कमजोरी का फ़ायदा उठाता है मेटरनिख, जो कि ऑस्ट्रिया का क्या था, चांसलर था। बात करेंगे उस पर। उससे पहले देख लेते हैं कि 1804 में नेपोलियन जो था एक कानून लागू करने की एक पुस्तक बनाया था जिसका नाम था नेपोलियन संहिता। एग्जाम में पूछता है कि नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया? आंसर होगा 1804। अब देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट जब कमज़ोर होने लगा तो 1815 में मेटरनिख इसके खिलाफ युद्ध कर देता है। युद्ध करने का कारण था कि फ्रांस में तो लोकतंत्र को स्थापित कर ही दिया था, अन्य देशों में भी यह लोकतंत्र को जागृत कर रहा था। और जो राजतंत्र जो राजा चाहता था वह राजा टेंशन में कि अब सब जगह लोकतंत्र लागू कर देगा तो हमारा तो जो एक अधिकार वाला जो कानून हम लागू किए रहते हैं, गरीबों का शोषण जो होते रहता है, इस तरह का व्यवस्था फिर नहीं रहेगा, हम लोग का गद्दी फिर छीना जाएगा। ठीक है, तब वही था बेल्जियम में एक जगह है, उसका नाम है वाटरलू। यही वाटरलू जगह पर युद्ध होता है जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है। और नेपोलियन बोनापार्ट हारता है तो उसको सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया जाता है।
ठीक है। सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया जाता है और वहीं पर नेपोलियन का मृत्यु भी हो जाता है। उसके बाद जो है मेटरनिक जो था, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ये अब कोशिश कर रहा है कि जो व्यवस्था नेपोलियन बोनापार्ट लागू किया था उसको समाप्त कर दिया जाए। तो लागू कौन सा किया था? लोकतंत्र। तो लोकतंत्र को क्या करेगा? यह समाप्त करेगा। अब देखिए 1815 में राजतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए वियना सम्मेलन किया गया। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है और ऑस्ट्रिया का जो शासक था कौन था? मेटरनिक था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को क्या कर देना? समाप्त कर लोकतंत्र को समाप्त करना था। ठीक। और यही मेटरनिक है, यही मेटरनिक कहता था कि जब फ्रांस को सर्दी होती है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम धर लेता है, यानी पूरा यूरोप छींकता है। कहने का मतलब कि फ्रांस कह रहा है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र लागू होगा, तो अन्य देशों के लोग भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी लोकतंत्र लागू होना चाहिए। ठीक है। तो यह था, किसका कथन था? मेटरनिक का कथन था। ये पूछे हुए एग्जाम में कौन कहता था कि जब फ्रांस को सर्दी लगती है तो पूरा यूरोप क्या करता है? छींकता है। तो आप ऑप्शन में लगाइएगा कौन सा? मेटरनिक हो जाएगा। ठीक है। वियना सम्मेलन में तय किया गया कि फ्रांस में फिर से बुर्बो वंश को स्थापित किया जाएगा और बुर्बो वंश को जब स्थापित किया गया तो उसका राजा जो है लुई 18 को बनाया गया। किसको बनाया गया? लुई 18। लुई 17 के बारे में जिक्र नहीं किया गया है आपके बुक में। तो लुई 17 जो था उसको कारावास की सज़ा हो जाती है। लुई 16 का पुत्र था जिसको कारावास की सज़ा होती है और वही कारावास के बाद उसको सज़ा देकर के मार दिया जाता है। ठीक है। फिर कहता है इस सम्मेलन में मेटरनिक इटली को कई भागों में बांट देता है। देखिए कई भागों में बांटा है, जैसे सार्डिनिया पिडमोंट जो है मात्र इटली को दे दिया जाएगा। फिर लोम्बार्डी और वेनेसिया का क्षेत्र जो है, यहाँ पर लोम्बार्डी और वेनेसिया है, ऑस्ट्रिया रख ले है अपना पास। ठीक है। यहाँ पर भी कौन सा? परमा, मोडेना और टस्कन, यहाँ पर 3 राज्य हैं जो किसको मिल गया है? ऑस्ट्रिया को ही मिला हुआ है। और फ्रांस का जो है, फ्रांस के अधिपत्य में कौन कौन है? तो एक हो गया सिसिली हो गया और एक नेपल्स हो गया। ये 2 राज्य किसके नेतृत्व में है? फ्रांस के नेतृत्व में है। ठीक है। और एक यहाँ पर है पोप का साम्राज्य, यही है इटली की राजधानी रोम। यह वाला यहाँ भी सेना किसका है? तो फ्रांस का ही है। ठीक है। इस सम्मेलन में मेटरनिक इटली को कई भागों में बांटकर अलग अलग राजवंशों को क्या कर देता है? स्थापित कर देता है। यह वाला जो था ये लोम्बार्डी और वेनेसिया अपने रख ले है। हैबसबर्ग वंश को परमा, मोडेना, टस्कनी दिए हुए है। रोम और सिसिली और नेपल्स किसके अधिपत्य में है? फ्रांस के अधिपत्य में। ठीक है। फिर 1824 में जो है लुई 18 का मृत्यु हो गया और जब मृत्यु हो गया तो फ्रांस का नया शासक जो है बुर्बो वंश का है, उसका नाम था चार्ल्स दसम। जब चार्ल्स दसम शासक बनता है 1824 में तो अपना प्रधानमंत्री किसको बनाता है? पोलिगनिक को बनाता है। और पोलिगनिक जो है, या देखिएगा कि बुक में लिखा हुआ है कि जो लुई 18 था वह जनता की इच्छा अनुरूप शासन करता था। इसमें निरंकुशता की भावना बहुत कम थी। लेकिन जब ये जो आता है चार्ल्स दसम आता है तो चार्ल्स दसम कहता है कि जनता की इच्छा अनुरूप शासन का होता है। हम सिखाते हैं राजा जैसा न शासन करेगा, ये मऊगा जैसा शासन कर रहा है। ठीक है। तो चार्ल्स दसम क्या करता है? शासन को संभालता है। पोलिगनिक उसका प्रधानमंत्री बनता है और 1830 आते आते जो है यहाँ फिर से विशेषाधिकार कानून क्या कर दिया जाता है? लागू कर दिया जाता है। वही विशेषाधिकार कानून जो पोप और पादरियों को मिला हुआ था, धार्मिक कर लगाने का अधिकार, जिसको टिथे या टाइथ भी कहा जाता था। ठीक है। और जैसे ही 1830 में विशेषाधिकार कानून लागू करता है तो फ्रांस की जनता का एक ही नियम था, कोई भी विद्रोह करे, कोई भी राजा अगर निरंकुशता की भावना को फिर से अपनाता है तो फ्रांस की जनता का एक ही फंडा था, पेरिस की सड़कों पर उतर जाना और राजा को खदेड़ के मारना। जैसे ही भनक लगा कि जनता में विद्रोह की भावना जाग रहा है तो यह जो था चार्ल्स दसम डर से कहाँ भाग जाता है? इंग्लैंड भाग जाता है। ठीक है। फिर जब चार्ल्स दसम इंग्लैंड भागता है तो वहाँ का जनता का राय होता है कि बार बुर्बो वंश वाला जो आता है बड़ी निरंकुशता करता है, इस बार राजवंश चेंज कर दिया जाए। तो नया राजवंश चेंज होता है तो वहाँ का शासक जो है लुई फिलिप बनता है। और लुई फिलिप जो था आर्ली हेंस वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? आर्ली हेंस वंश का शासक था। और यह अपना प्रधानमंत्री किसको बनाता है? गीजो को बनाता है। ठीक है। और ये जो था यहाँ पर एक हम कथन कहेंगे कि एक कथन आप लोग बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे कि हाथी के दांत होता है दिखाने का कोई और खाने का कोई और। यही काम ये लुई फिलिप करता था। ठीक है। दिखावा करता था कि हम गरीबों के शासक हैं
और आंतरिक सहयोग जो है अमीरों का करता था। जब इसकी भनक फिर से कब 1848 में जनता को लगा, यह अंदर अंदर विशेषाधिकार कानून लागू किए हुए था, और जब 1848 में इसकी भनक लगती है तो यह भी क्या कर जाता है, इंग्लैंड पलायन कर जाता है। अब यहाँ से एक सवाल उठता है कि सब इंग्लैंड का है भाग रहा है, ठीक है। तो सब इंग्लैंड इसीलिए भाग रहा था कि इंग्लैंड के जो राजा थे वह वहाँ पर अहस्तक्षेप की नीति अपनाते थे। इंग्लैंड के जो शासक थे अहस्तक्षेप, कहने का मतलब कोई भी आगा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा तो हमारे यहाँ के मजदूरों को, लोगों को रोज़गार मिलेगा, ठीक है। इस चलते जो है कि वहाँ तक देखिएगा हमारे यहाँ से भी नीलम मोदी फलना फलना भागा है, विजय माल्या से भागा, तो सब इंग्लैंड भागा है। कारण क्या है, कारण है कि वहाँ पर उन लोगों को राजा के द्वारा संरक्षण दिया गया है, आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, और हस्तक्षेप की नीति है, यानी कोई हस्तक्षेप आपके मामले में नहीं करेगा। और इससे इंग्लैंड का भी फायदा है कि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल जाता है। यही कारण था कि सब कहाँ भागता था, इंग्लैंड भागता था, ठीक है। कल से हम शुरू करेंगे आपका इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। तो आज हम इस कथन के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो कहते हैं ना कि जिनके ख्वाब ऊंचे और मस्त होते हैं, जिनके ख्वाब ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। तो दोस्तों ख्वाब बड़ा देखिए, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका ख्वाब सच साबित होगा, ठीक है। धन्यवाद, आज का क्लास यहीं तक।